नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात शुरू होने से कबल राज की बात आपको बता रहा हूँ। राज की बात ये है कि नाज़िम जोखियो कत्ल केस का एक अहम मोड़ सामने आया है। नाज़िम जोखियो कत्ल केस में नामज़द एमएनए जाम अब्दुल करीम को नाज़िम जोखियो के भाई यानी मुद्दई ने खुद बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया। ये एक आपके सामने हम अहम इंकशाफ कर रहे हैं कि मुद्दई अफजल जोखियो ने खुफिया तरीके से जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने 164 जो 164 का बयान है वो कलमबंद कराया है अपने वकील के हमरा, और उसमें उसने कहा है कि जाम अब्दुल करीम जो रुकन कौमी असम्बली हैं वो मेरे भाई के कत्ल में मुलविस नहीं है। अफजल जोखियो ने कहा है कि जाम अब्दुल करीम ने मुझे बुलाया था और मुझे कसम मेरे सामने उठाई है, कसम साख लेते हुए, कसम उठाते हुए, हल्फ उठाते हुए जाम अब्दुल करीम ने ये बकौल अफजल जोखियो के या बकौल उसके जो बयान के कि मुझे मैंने बुलाया ज़रूर था नाज़िम जोखियो को, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि उसको कत्ल किया जाए और मैं उस कत्ल में मुलविस नहीं हूँ। यही बयान फिर उसके बाद अफजल जोखियो ने जुडिशल मैजिस्ट्रेट मलीर के सामने रिकॉर्ड कराया है। हमने इससे कबल पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया था। आज सुबह मलीर की अदालत में हमने वकला से बात की थी, अफजल जोखियो से बात की थी, और जो प्रोसीडिंग हुई थी खुसूसी तौर पे दहशतगर्दी की शिक डालने के लिए जो प्रोसीडिंग हुई थी, जो वकला ने दलाइल दिए थे, उस पर हमने बात की थी। मुतल्लिका तमाम लोगों से मैंने प्रोग्राम राज की बात में आज सुबह मलीर में हमने अदालत के सामने ये सारी बातें की थी। लेकिन जब अब प्रोग्राम आनेर होने से जो कबल नई डेवलपमेंट है वो ये है कि केस के एक अहम मोड़ पे केस के मुद्दई अफजल जोखियो ने जाम अवैस के बड़े भाई एमएनए जाम अब्दुल करीम को कत्ल से बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया है और कहा है कि जाम अब्दुल करीम जो है वो मेरे भाई के कत्ल में शामिल नहीं है। ये थी ब्रेकिंग। इसके बाद जो हमने आज प्रोग्राम रिकॉर्ड किया वो पूरा आप ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम राज न्यूज़ के प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। नाज़रीन, आज मैं फिर मलीर की अदालत के बाहर मौजूद हूं, चूँकि इसी अदालत में एक ऐसा मुकदमा चल रहा है जिस पे पूरे मुल्क की नज़रें हैं, बल्कि पूरी दुनिया ये इस वक्त एक इंटरनेशनल केस बन चुका है। वो केस क्या है? वो है शहीद नाज़िम जोखियो कत्ल केस, जिनको मलीर के जाम हाउस के अंदर कत्ल किया गया, जिसको टॉर्चर करके कत्ल किया गया। वो शख्स जिसने परिंदों के शिकार पर एक अरब शिकारी को रोका था, वीडियो बनाई थी, जिस पर उसको बुलाया गया और शहीद किया गया। चूँकि अब मुकदमे को 14 दिन से ज़ायद हो चुके हैं, इसलिए आज जब मुल्ज़िमान को पेश किया गया तो रिमांड ख़त्म हो गई है। केस के तफ्तीशी अफसरान बदल चुके हैं। सिराज लाशारी जो तफ्तीशी अफसर है उसने भी रिमांड का मुतालबा नहीं किया था। उसने कहा था कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। और उसके दौरान समाअत के दौरान वकला ने जो दलाइल दिए, नाज़िम जोखियो के वकला ने दलाइल दिए कि ये दहशतगर्दी का मुकदमा है, लिहाजा इसमें दहशतगर्दी की शिक को शामिल किया जाए। अब जो आर्डर आया है अदालत की तरफ से उसमें ये कहा गया है कि फ़िलहाल उसमें दहशतगर्दी यानी 788 के शिक शामिल नहीं किए गए। कहा गया कि चालान के मौके पर उसको सुना जाएगा, अलबत्ता मुल्ज़िमान को जेल भेज दिया गया है, रिमांड फ़र्दर नहीं दी गई और मुल्ज़िमान जेल भेज दिए गए। 3 दिन के बाद फिर दोबारा समाअत होगा, जिसमें इम्कान ये है कि एक इंटीरियम चालान जो आर्जी चालान होता है वो पुलिस की तरफ से पेश कर दी जाएगी। आज पुलिस ने अपनी 14 रोज़ा रिपोर्ट भी पेश की है अदालत में। जो भी पुलिस इंक्वायरी हुई है वो उस रिपोर्ट उन्होंने अपनी दाखिल करा दी है। इस केस में एक अहम नुक्ता दूसरा था कि जो दूसरा मुल्ज़िम है एमएनए जाम अब्दुल करीम, जिसके लिए कहा गया था, पहले तो उन्होंने ज़मानत कराई, फिर वकला ने ख़दशा ज़ाहिर किया कि ज़मानत नहीं हुई है बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, लेकिन आज
पुलिस ने अदालत को बताया कि जो मुलजिम MNA जाम अब्दुल करीम है उसकी ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट से माफ़ कीजिएगा बलूचिस्तान हाई कोर्ट से उसकी ज़मानत हो चुकी है। पुलिस ने ये रिपोर्ट दी है आज अदालत को और IO ने कहा है कि वो जो मुलजिम जाम अब्दुल करीम है उससे अपनी इंक्वायरी भी कराएंगे। इस मुकदमे में और बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो जो आज वकला ने मीडिया से गुफ्तगू की है, आइए हम आपको वो सुनाते हैं। ये क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा और आज के प्रोसीडिंग के बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रोसीडिंग के बारे में ये बताऊं कि जब कस्टडी आई तो कस्टडी के साथ एक नई तब्दीली आई, वो थे नए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। लास्ट टाइम तक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दूसरे थे, आज इन्वेस्टिगेशन तब्दील हुई है और उसके साथ साथ आज एक नए तफ्तीशी अफसर साहब आए हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सर तफ्तीश मुझे मिली है और मुझे तफ्तीश करनी है, लेकिन क्योंकि टाइम इस रिमांड का तकरीबन 14 दिन का मुकम्मल हो चुका है और अब मैंने पुलिस पेपर कलेक्ट करने हैं और उस हिसाब से मैं आगे तफ्तीश करूँगा। इस पर कोर्ट ने उनसे कहा कि पुलिस पेपर लाएं, तो उन्होंने कहा जी आज मैंने कलेक्ट करने हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि लास्ट डेट पर हमने एक एप्लीकेशन मूव की थी कोर्ट के पास, और वो थी कि ATA लगाया जाए, यानी दहशतगर्दी के सेक्शन इसमें ऐड किए जाएं, जो हमारी शुरू में रिक्वेस्ट थी, लेकिन रिटन एप्लीकेशन लास्ट डेट पर आई थी। आज उसके ऊपर हमारे आर्गूमेंट लास्ट टाइम हो गए थे और आज आर्गूमेंट थे अदर साइड के और फर्दर हमारे आर्गूमेंट हुए। अदर साइड ने आज अपने आर्गूमेंट किए, उन्होंने उस पर हमारे आर्गूमेंट भी हुए और हमने कोर्ट को ये बता दिया कि ये मामला जो है ये किसी एक शख्स की दुश्मनी का नहीं है और इसको जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिस तरीके से बनाया गया है, वो पूरी सोसाइटी का, पूरी कम्युनिटी का, पूरे मुल्क का एक दहशतगर्दी का अलमिया बना, जो ना सिर्फ हाईलाइट एक सोसाइटी में हुआ बल्कि पूरे मुल्क में हुआ, और जिसके लिए आज हमने वो क्लिप्स भी दिए जो डॉन न्यूज़ ने बाकायदा शाये किए और उसके अलावा मुख्तलिफ इदारों में आए, मुख्तलिफ मुल्कों में आए। इवन BBC ने भी इस बात को हाईलाइट किया, जो एक इंटरनेशनली ये डिस्कस हुआ कि कितना ब्रूटल मर्डर हुआ, कितनी बारबरिज्म हुई, कितना डिज़ाइन करके टेररिज्म किया गया। तो उस पर कोर्ट ने हमारे आर्गूमेंट्स भी सुने, उनके आर्गूमेंट भी सुने। क्यों कि अब कोर्ट को टाइम चाहिए था कुछ फैसला लिखने के लिए, तो कोर्ट ने 11:30 बजे का टाइम रखा है और उसमें हम पर उम्मीद है इंशाल्लाह कि कोर्ट के पास ये अख्तियारात हैं कि कोर्ट चाहे हालात को देखते हुए, वाक़यात को देखते हुए, फैक्ट्स को सामने रखते हुए, लॉ को सामने रखते हुए बिल्कुल कोर्ट कॉम्पिटेंट है इसको ATA के सेक्शन ऐड करने की। ATA के सेक्शन ऐड होते हैं तो ये रिमांड फर्दर आगे चला जाएगा और ये जुरिडिक्शन भी ATA के पास चली जाएगी, क्योंकि फिर ATA के जज साहब जो हैं वो इसको फर्दर चलाएँगे, फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो ये डिसाइड होना है 11:30 बजे। हम पर उम्मीद हैं, क्यों कि हम शुरू दिन से यही बात कर रहे हैं और हमने जो कोर्ट के सामने हमारी सबमिशन रही हैं वो बड़ी पॉजिटिव रही हैं। हमने कोर्ट के सामने अपने आर्गूमेंट्स दिए, लॉ प्रोवाइड किया और कोर्ट को कहा कि इन तरह के हालात हैं, इन हालात में कोर्ट से हमारी प्रेयर है कि कोर्ट कंसीडर करे। और हम पर उम्मीद हैं, आज मेरे साथ मेरी टीम भी मौजूद है, आज मेरे साथ मुद्दई भी मौजूद हैं और मुझे यकीन है कि कोर्ट हमें इंसाफ देगी और हमारे केस को इस तरीके से देखा जाएगा, इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए। कोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बड़ी कोऑपरेशन के साथ इस तरीके से है कि इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं और मुझे यकीन है कि आगे भी इसी तरीके से कोर्ट किसी चीज़ पे इन्फ्लुएंस में ना आती हैं ना आएंगी और आगे भी ऐसे बढ़ेगा। ये आज की प्रोग्रेस है जो हुई है। आपने ज़रा सरदारी निज़ाम पे भी बात की और आपने अपने आर्ग्यूमेंट में कहा था कि लोग जो है सरदारी निज़ाम से बेजार हैं और इस तरह फील हो रहा है कि ये एक पूरा टार्चर सेल था वहाँ जहाँ टार्चर हुआ। क्या कहें? बिल्कुल मेरे भाई, हमने कोर्ट को आगाह किया कि ये टार्चर ही इसको मारा ही इसलिए गया है कि सरदार अपनी सुल्तनत कायम रखे। वो जो उन्होंने इस गरीब को इतना टार्चर किया है, हमने पूरी डान अखबार है, जितनी भी अखबार थी हमने कोर्ट को पेश की, जिसमें उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आई है। उसमें जो जिस्म पर जो उसके जिस्म पर निशानात थे, वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी और प्राइवेट पार्ट्स ऑफ बॉडी, वहाँ पर उसको तशद्दुद किया गया। ये सिर्फ इसलिए किया गया कि सारे लोगों को बताया जाए कि जो भी कोई सरदारों के सामने बोलने की जुर्रत करेगा उसका ये अंजाम होगा। ये दहशत फैलाने के लिए किया गया था और हमने ATC के सेक्शन भी
इसीलिए इंसर्ट कराने की अपील की है। और सिविल सोसाइटी की जो एहतजाज है वो भी हमने कोर्ट को पेश किए, बाय प्रूफ विद स्टेटमेंट हमने पेश किए, क्योंकि हम समझते हैं कि ये एक आम कत्ल नहीं है, ये पूरे मुआशरे का कत्ल है। हमने कोर्ट को ये भी बताया कि ये देखें अखबारों में आम मर्डर है, उसके लिए तो हम नहीं आते, वो तो 302 में है, मगर जो ये मर्डर है ये पूरे मुआशरे को इनसिक्योर करता है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार करता है। इसीलिए हमने ये इस्तदा की कि इसका रिमांड अभी रोका जाए, क्योंकि आईओ साहब ने खुद प्रेयर की कि इसको जेल कस्टडी किया जाए, क्योंकि 14 दिन से ज़्यादा मजिस्ट्रेट साहब को अख्तियार नहीं होता है, ये उससे बढ़कर रिमांड नहीं दे सकता है। और अगर एटीए में चला गया फिर 1 महीने का रिमांड हो सकता है। और हम समझते हैं, जैसे हमारे सब इंसान दोस्त वकील ह्यूमन राइट्स के, हम समझते हैं कि हम इस केस का भी वही अंजाम करेंगे, आखिर तक चलेंगे। जैसे हम इरशाद रांझानी का केस चलाते आ रहे हैं, 3 साल हो गए, मुलज़म जेल में है, और इंशाल्लाह वो भी कैफिल किरदार तक पहुँचेगा। और ये भी हम सरदारों को जो भी जुल्म करेगा, जो भी जालिम होगा, इंशाल्लाह वो कैफिल किरदार तक होगा। आप अफजल बताइएगा कि थोड़ा आगे आ जाएं, आज की जो कार्रवाई हुई है आप उससे मुतमैन हो, क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा अगर ये मास्क उठा लेंगे तो मुनासिब होगा। क्या देखा आज के कोर्ट में? और आपने चूँकि एक जेआईटी बनाने की भी दरख्वास्त दी हुई है, उसका क्या हुआ? जी बिल्कुल, आपने कहा कि आज की रिपोर्ट आज इंशाल्लाह 11:30 बजे हमें कोर्ट से जो हमने मेरे वकीलों ने अपडेट दिए, जो भी उनने व्यूज़ सामने रखे थे, इंशाल्लाह वो उस पे अमल हो रहा है। 11:30 बजे इंशाल्लाह एप्लीकेशन जैसे आएगी, ऑर्डर होगा, इंशाल्लाह जेल कस्टडी होगी उनकी। और मैं पुरुम्मीद हूँ इंशाल्लाह हमें कोर्ट से और जो पाकिस्तान के बाला इदारे हैं, इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा, मेरी फैमिली को। मेरे साथ शेर वकील मेरे साथ दोस्त खड़े हैं, पहले दिन से मेरा साथ दिया है, मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। और ख़ास तौर पे मीडिया वालों का जिन्होंने हम गरीबों का आवाज़ बने, आवाज़, और हम गरीबों का साथ दिया। जेआईटी के बारे में बताइएगा, होम डिपार्टमेंट में गए थे आप? जी बिल्कुल, जीआईटी के मैंने जैसे सिंध गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट से एप्लीकेशन की अपील की, तो उसी पे अमल हुआ और मेरी मुताबिक जीआईटी बनी। इंशाल्लाह जीआईटी में भी मुझे इंसाफ मिलेगा, जैसे वो काम करें इंशाल्लाह उसी तरह करेंगे। अच्छा, आप कहेंगे अपना मज़हर साहब, क्योंकि आप भी पहले दिन से मैं आपको ये बताऊं कि हमें फ़ख्र है अपने अदारों पे, आला अदालत पे, क्योंकि ये जो केस है हमारे जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने इसको बगौर जो है अपने नज़र से गुजारा है, और बाकायदा एक उसको समझा है केस को। एक होता है फॉर्मल तौर पर, और एक डीप में जाकर एक केस को पढ़ना, समझना और उसको आगे बढ़ाना। अब तक जो कोर्ट की जानिब से जितने भी आर्डर्स डिटेल में पास हुए हैं, आप बकौर उसमें नज़र रखेंगे कि जो हमारे जानिब से जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी, 161 के बयानात रिकॉर्ड किए गए थे, उसको कोर्ट ने बाकायदा कानून के हिसाब से हिस्सा बनाया। और मज़ीद जो मुल्ज़मान थे जो रह गए थे एफआईआर में, उनको बकौर जो है मुल्ज़मान डिक्लेयर किया। और उसके बाद जो बकाया गैर मुल्की जो जिनके जो मेन अक्यूज़ है एमपीए जाम अवैस गोराम बेजाज जो है, जो अरेस्टेड है, जिनके वो दोस्त थे और जो उनको पता है उनके नाम क्या है, या वो जो गार्ड है 5 जिसको हमने सूरत सुनाद लिखा है, उसके नाम पूछने के, और मज़ीद जो है इसको केस को बेहतर बनाने के लिए और जो है लवाकिन को हक दिलाने के लिए उनको इसी वजह से जो है मेन अक्यूज़ का जो है बार बार रिमांड दिया गया, ताकि वो जो है उसके नाम जो है वो हमें बता सके। पॉइंट है आज मेरे जहन में, जो लास्ट टाइम रेज हुआ था, मीडिया पे आ चुका है कि जाम अब्दुल करीम जो एमएनए है, कहा यह जा रहा है कि उसकी बाकायदा कोई ज़मानत नहीं हुई है बलूचिस्तान हाई कोर्ट से। ये बात मीडिया में भी आ रही है। आया कोर्ट के सामने ये बात रेज हुई है
कि अगर जमानत उनकी नहीं हुई है तो अगर हुई है तो उसका कोर्ट आर्डर कहाँ पे है, अगर कोर्ट आर्डर नहीं है तो ये खाली ऐसी खबर तो नहीं चली है जिस वजह से वो रुपोश है। आज जो रिमांड पेश किया गया है पुलिस की जानिब से, उसमें आज जो है उसने जाहिर किया है कि जाम अब्दुल करीम ने जो है हाई कोर्ट बलूचिस्तान से जमानत ली है। पहले तो जो उन्होंने जो पहली खबर थी वायरल की थी वो झूठ पर मबनी थी, मगर देखा कि कोर्ट की जानिब से बार बार रिमांड दिया जा रहा है और अभी जो नई इन्वेस्टिगेशन बनी है, मैं उसको अभी इन्वेस्टिगेशन टीम कहूँगा, क्योंकि आज हमारी दोबारा जो है सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट से मीटिंग होने वाली है। क्योंकि अभी जो है हमने कहा था कि जीआईटी का आर्डर हो, मगर केस के हिसाब से इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन जो नाम हमने दिए थे वो जो है बनाई गई है। जीआईटी का मतलब ये होता है कि इसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स और इंटेलिजेंस इदारा और उसके अलावा दूसरे जितने भी इदारा हैं उनके मेजर रैंक के जो है वो ऑफिसरान जो है शामिल तफ्तीश के लिए जो है जीआईटी में शामिल किए जाएं। क्योंकि आगे बढ़कर अगर कोई भी हमारे ऊपर जो प्रेशर डेवलप ना हो, इन्वेस्टिगेशन पे कोई ऐसे असरात जो है ना हो जिससे शहीद नाज़िम जो का जो केस जो है किसी उसमें शिकार हो जाए। आप कहेंगे कुछ? हाँ, आप मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं मीडिया वाले से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके आप थाना मेमनकोट जाएं और एसएचओ जो उनकी टीम है उनसे पूछें नियाज जोशु कहाँ है, आपको क्यों नहीं मिल रहा है, आपको पूरी डिटेल होगी तो आप उसको क्यों नहीं टच करे हो, क्या वो जाम अवैध से भी ज़्यादा है या हो सकता है जो कत्ल हुआ मेरे भाई का पूरी अपडेट उसके पास है, आप समझ रहे हैं कि उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। जी आप उनसे सवाल करें खालिद अब्बासी से कि उसको क्यों नहीं टच करे हो, डरते हो या आपको कुछ मिल रहा है, उसको टच क्यों नहीं करें। जी आप बताइएगा, आज नारेबाजी वारेबाजी ज़रा नहीं हुई तो प्रोफेशनली लोग इसको ठीक भी समझते हैं कि कोर्ट के अंदर नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक सोसाइटी का प्रेशर तो बन चुका है अब इस केस में, आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि लायर्स भी खुद ही सिविल सोसाइटी का हिस्सा है। आज कोर्ट में हमने ये बात रेज़ की कि जैसे कि ये लैंड माफिया का भी इसके पस पर्दा हिस्सा है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट अक्सर लैंड माफिया बेरिया के सामने जितने भी सोशल वर्कर हैं या जो हमारे दोस्त हैं, हमारे सपोर्टर हैं, उनको मैं एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि तमाम दोस्तों की, वकला दोस्तों की और जो है एक बड़ी जद्दोजहद के बाद जो है इस केस में मज़ीद सेक्शन ऐड किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला तो 365 का सेक्शन ऐड किया गया था और जो है अभी जो है 201 का भी सेक्शन ऐड किया गया है, 109 का भी सेक्शन ऐड किया गया है। जो है 365 जो है जब नाज़म को अगवा करके लेकर गए थे वो भी सेक्शन ऐड हो गया है और जो इन्होंने शवाहिद जो है वो मिटाने की कोशिश की तो उसमें 201 का सेक्शन भी ऐड किया गया है और किसी एक को उकसा कर जो है वो करके बताएं कि आम आदमी को पता नहीं होता इन सेक्शंस का, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा केस पर? इससे ये है कि जितनी वो पुलिस की जानिब से जो पुलिस की जानिब से जो एफआईआर काटी गई थी जिसमें वो मुल्ज़मान को जिससे फ़ायदा होना था या जो है कानून के हिसाब से कानून के सिकंजे में बचने में उनको जो है वो हो जाती थी, वो जितनी भी है सिस्टम वो ख़त्म हो गई है सेक्शन के। जो हम इनके सामने केस लड़ रहे हैं तो उनको ये एक टेरर फैलाने के लिए अपनी गरीब कम्युनिटी को असर रसूख रखने के लिए जैसे कहें रात को कहें दिन को कहें कि ज़मीन लिख के दो, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट इसके पीछे है। ये हाथ पर के पूरा एक टेरर फैला गया है। हमने आर्गूमेंट किए कि टेरर इससे ज़्यादा क्या होगा कि इतनी बुरी दर्दी से उसको मारा गया है और कोर्ट को हमने ये भी कहा कि ये टेस्ट केस सिर्फ लायर्स के लिए नहीं है, ये टेस्ट केस जुडिशरी के लिए भी है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें इस केस के ऊपर लगी हुई हैं और होपफुली कि जुडिशरी कोई इन्फ्लुएंस में नहीं आएगी और हमारे इस में हक में फ़ैसला करेगी कि 80 की सेक्शन लगनी चाहिए। तो आज मैं समझता हूँ कि पूरी सिंध की तकरीबन पूरी सिंध की बार एसोसिएशन ने इस ब्रूटल मर्डर के ऊपर, दहशत के ऊपर जो रेजोल्यूशन पास किए हैं, होपफुली उम्मीद है कि आज 11:30 बजे फैसला हमारे हक में आएगा। दिया है और जिस तरह पूरी सिविल सोसाइटी है तो
तो इंशाल्लाह ये तानिया खास खली का केस हो, ये उमर रुबाब का केस हो, ये कि कोई और इतने हज़ारों मजलूम है सिंध के अंदर जिनका कोई पुरसान हाल नहीं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने नाजिम जोखियों से काम लिया, अल्लाह ताला उसकी शहादत की बरकत से इस वडेरा शाही को सिंध में अल्लाह ताला हमेशा के लिए दफन कर देगा, नेस्तो नाबूद कर देगा। हम इनके साथ खड़े हैं, अफजल जोखियों के साथ खड़े हैं, उस बेवा मजलूम के साथ खड़े हैं और वो बच्ची के साथ खड़े हैं कि जिसको अपने बाप के बगैर नींद नहीं आती थी। बाप ने कहा कि खुदा के लिए मुझे घर जाने दो, मैं सुबह आ जाऊंगा, मेरी बेटी मेरे बगैर सोती नहीं है। उन जालिमों ने उसको नहीं जाने दिया और रात को टॉर्चर करके उसको शहीद कर दिया। जी देखिए, इस केस का एक अहम पहलू ये भी है कि आज जो शहीद नाज़िम जोखियों के वकला ने जो दलाइल दिए थे वो थे दहशतगर्दी की शिक शामिल करने के लिए। दलाइल देने वालों में रियाज भट्टी साहब, मोहम्मद ख़ान शेख साहब मौजूद थे वहाँ अदालत के अंदर। लेकिन अब खबर ये मिली है कि आज 780A यानी जो दहशतगर्दी की शिक है वो लागू नहीं हुई है और मुलजिमान को जेल कस्टडी कर दिया गया है और कहा है कि चालान जब आएगा तो उस सूरत में 780A को देखा जाएगा। लेकिन अब रिजेक्ट नहीं हुई है, लेकिन उस पर अभी तक फ़ैसला भी नहीं हुआ है। तो हम एडवोकेट मोहम्मद ख़ान शेख से ये पूरी सूरत हाल मालूम करेंगे। आप ज़रा बताइएगा कि जो ऑर्डर पास हुआ है अदालत की तरफ से वो क्या है। अदालत ने, क्योंकि इनको 14 दिन हो गए थे, ये मजिस्ट्रेट की अदालत 14 दिन से ज़्यादा किसी को पुलिस कस्टडी में रिमांड में नहीं दे सकती और अदालत ने यही बताया कि चाहे ATA सेक्शन भी इंसर्ट हो जाए मगर फिर भी वो अदालत भी इनको जेल कस्टडी करेगी, क्योंकि आईओ तो यही है। आईओ की डिमांड भी है कि इन्होंने इंट्रोगेशन फिज़िकल कर लिया है, बाकी जो है एविडेंस तलाश करनी है। जो एविडेंस है यानी उनको सबको फॉरेंसिक कराना है और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें करनी है, तो उनको ये टाइम दिया जाए। बाकी ATA का जो मामला है, आपकी एप्लीकेशन हम डिक्लाइन नहीं करते, पेंडिंग रखते हैं। हमने आर्गूमेंट हार्ड कर लिए। चालान के जब ये चालान जमा कराएंगे उस टाइम हम देखेंगे कि सूरत हाल क्या है। अगर पुलिस इंसल्ट करती है तो ठीक है, फिर आपके दोबारा आर्गूमेंट सुनेंगे। चालान कब होगा, कुछ आइडिया? वैसे चालान इनको 3 दिन में जमा कराना चाहिए इंटीरियम, क्योंकि 14 दिन का टाइम होता है, उसके बाद 3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है, यानी 17 दिनों में चालान इनको लाजमन जमा करना है। इंटीरियम चालान, फाइनल चालान के लिए कुछ टाइम दिया जाता है। तो अभी यही सूरत हाल दोबारा रिपीट होगी, क्योंकि हम बार बार ही मुतालबा करते रहेंगे। नहीं तो ATA लगाने के लिए हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे, मगर हमारी यही कोशिश होगी कि इसमें ATA के सेक्शन लगाए जाएं। अच्छा, फर्दर समाअत की डेट मुकर्रर हुई? अभी 3 दिन के बाद है, 3 दिन के बाद फर्दर होगी, यानी 22 तारीख को। अच्छा खलील शाह, थोड़ा सा आप आ गए, आप बताएं खलील शाह साहब कि ये जो आज नहीं हुआ है 780A, जो नाज़िम जोखियों के वकला की कोशिश थी कि लागू हो जाए, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे और आगे क्या ऑप्शंस हैं? सर, आर्गुमेंट के दौरान आपने भी, मीडिया ने भी आर्गुमेंट सुने हैं, हम भी वहाँ मौजूद थे। आपने देखा कि जहाँ तक दलाइल का ताल्लुक़ है, 3 ऐसे केसेस जिससे पूरा कराची, पूरा हमारा सूबा वाकिफ़ है। उसमें सर फहरिस्त इरशाद रांझानी का केस है, उसमें ATC लगी है। जावेद भट्टी का केस हमारे सामने, उसके अंदर ATC लगी है और कई ऐसे केस जिसमें बाद में ATC लगाई गई है। तो हम आज भी होपफुल हैं, पुरुम्मीद हैं कि ये हो जाएगा आगे चल के। पहला ऑप्शन ये है। अभी भी जज साहब ने हमारी एप्लीकेशन डिक्लाइन नहीं की है, ये नहीं कहा कि आपकी एप्लीकेशन में रद्द कर दिए। उन्होंने कहा चालान पे हम इसको डिसाइड करेंगे। उसके बाद हमारे सीनियर वकला ने, जिस तरह अभी मोहम्मद खान शेख साहब ने आपको कहा, हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। वो ये है कि अगर यहाँ से हमें वो रिलीफ नहीं मिलता तो हम हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि कानून इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह है। अगर किसी लेमैन को भी बताया जाए, क्या आप मुझे ये बताएं, मलीर के अंदर खौफ नहीं फैला, पूरे सिंध के अंदर खौफ नहीं फैला, जहाँ भी पूरी दुनिया के अंदर कवरेज ये जा रही है, इस ब्रूटल मर्डर के अंदर ATC लगना चाहिए और हम समझते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से अदलिया से रिलीफ जाल में मिलेगा। आपने सुना, वकला ने ये बताया कि आज दहशतगर्दी की जो शिक है वो लागू नहीं की गई और अदालत ने कहा कि चालान के मौके पे आपको सुना जाएगा।
और मुलजिम को फ़िलहाल बहरहाल जेल भेज दिया गया है। मुलजिमान को, एक मुलजिम नहीं, जितने भी मुलजिमान थे उन सबको जेल भेज दिया गया। शहीद नाजिम जोखियों के वकला का ये कहना है कि अगर इस अदालत ने, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अगर इस मुकदमे में 780A यानी दहशतगर्दी की एक्ट को शामिल नहीं किया तो वो उसके लिए हाई कोर्ट। इस केस का एक पहलू लाजमी है कि हम मीडिया के लोग अक्सर जो है जो मकतूल है नाजिम जोखियों के वकला से ही बात करते हैं, मुलजिमान के वकील से बात नहीं हो पा रही। हमने कोशिश की, जो मुलजिमान का वकील है, मेन जो वकील है वज़ीर खोसो से हमारी बात हुई। मैंने उनको कहा कि आप अपना अगर मौक़िफ़ देना चाहें, लेकिन उन्होंने मीडिया पे आने से मना किया। लेकिन वो कह रहा है कि हमारे ख़िलाफ़ मुआशरे में जिस तरह की प्रोपेगेंडा की जा रही है, जिस तरह का सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई जा रही है, वो मुनासिब नहीं है। बहरहाल वो उसका मौक़िफ़ है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं वकील हूँ और हम केस के आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे। बहरहाल वज़ीर खोसो नामवर वकील है जो मुलजिमान का वकील है। अब देखना है कि क्या होना है। लेकिन आज हमने एक दूसरी बात भी देखी, तो जो अमूमन हर पेशी पे नारेबाजी होती है वकला की तरफ से, वो भी आज नहीं हुई। जिसको आम जो वकील हैं वो उसको मस्बत देखते हैं। लेकिन ये केस बहरहाल अहम केस है। सरदारों के हवाले से, वडेरों के, जागीरदारों के हवाले से जो खुद अदालत में भी वकला ने कहा कि ये सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ ये केस है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। आपने सुना इस पूरे केस में, शहीद नाजिम जोखियों केस में आपने वकला को सुना, मुद्दई अफजल जोखियों को आपने सुना, अदालत ने जो ऑर्डर किया है उसके बारे में आपने सुना। और ये बहरहाल एक ऐसा केस है जिस पे इस वक्त सबकी नज़रें हैं और हमराज न्यूज़ लम्हा ब लम्हा आपको इस केस के बारे में बाखबर कर रहा है। जब से कार्रवाई शुरू हुई है, हमारी पूरी टीम अदालत में मौजूद होती है, हम पूरा इसको बयान करते हैं। और चूँकि जिस तरह सिंध दोस्त वकला ने इस मसले को उठाया हुआ है, उसी तरह हमने भी उठाया है। इंशाअल्लाह जब तक ये मुकदमा चलता रहेगा, हमराज न्यूज़ आपको बाखबर करता रहेगा। आज के प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है? ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर हमें आगाह कीजिएगा। फ़ोन नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर हमें आगाह कीजिएगा। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।